तो फ्रेंड्स वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए ये अपनी पहली क्लास है डे 1। यहाँ पे हम रख रहे हैं 30 दिन का टारगेट। जैसे मैंने आपको बताया था 30 डेज़ का हम टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम है, 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 30 डेज़ की अब मैं टारगेट क्लास दे रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और नॉन टेक का भी मैं कराऊँगा। ठीक है, IOCL अप्रेंटिसशिप वाले देख सकते हैं इसको, IOCL पाइपलाइन भी वाले देख सकते हैं, और DRDO CBT2 वाले के लिए भी यूज़फुल रहेगा ये। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद पूरा फुल्ली डिस्क्रिप्शन कराऊंगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं। देखिए, और PDF भी कोशिश करूँगा PDF भी आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कैपिलरी एक्शन इज़ ड्यू टू। सबके दिमाग में आता है भाई कैपिलरी एक्शन जो होती है वो किसके कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण, या फिर कोहेजन ऑफ द लिक्विड, या फिर एडिशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, एंड ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। देखो भाई, हिंदी वाले देख सकते हैं, जो केश का कार्य के कारण होता है, मतलब जो मान लो कि केश कात्तो तो आप जानते होंगे, केश कात्तो। ठीक है, केश कत्तो होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन होता है, वो किसके कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी आंसर बनते हैं, मतलब कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे जो हाइट वाला फॉर्मूला निकलता है वो क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे एक बार में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होगा, मतलब 10 क्वेश्चन इंटू 10 करेंगे तो आप 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है, तो इतना होगा भाई। लंबी क्लास हो सकती है, तो प्लीज़ देखना ध्यान से, एक एक चीज़ क्लियर होगी आपकी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सरफेस टेंस जो कैपिलरी एक्शन है उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, सारा डिटेल में देखना। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन में, मतलब पूरा फुल एक्सप्लेन में करेंगे। ठीक है, चीज़ों को। तो भाई देखिए, यहाँ पे मैं आपको फुल्ली डिटेल में कराने वाला हूँ, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बताना जरूर। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको पता है कैपिलरी एक्शन तो पता होगा सबको क्या होता है। कैपिलरी एक्शन स्पेलिंग थोड़ा अगर एरर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि कैपिलरी एक्शन में ट्यूब होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम, किसी वाटर में या लिक्विड में हम डिप करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा इस तरीके का शेप बन जाता है। ठीक है, ये एंगल होता है थीटा, G, M जिसका भार होता है। तो हाइट जो H होती है यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, इसका ट्यूब का डायमीटर होता है वो D होता है। H जो निकालते हैं वो H बराबर क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, हाइट, यहाँ पे हाइट ऑफ कैपिलरी एक्शन जो फॉर्मूला पूछा जाता है, H बराबर क्या होता है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो G/D। ठीक है, यही होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे सिग्मा होती है वो सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, F/L होता है, F/L मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर हो गया। इसका जो यूनिट वो होता है M, यहाँ पे होता है M1L0 T-2 हो गया। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो सरफेस टेंशन होती है वो हमारी डिक्रीज होती है। तो ये लिख लेना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन रिलेटेड है। कुछ पॉइंट और भी बताऊंगा। जैसे सरफेस टेंशन जो होती है, जैसे आपने बारिश की बूंदें देखी होंगी, रेन ड्रॉप। ठीक है, तो बारिश की जो बूंदें होती हैं उसका जो स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सारे लिख लेना। रेन ड्रॉप का जो आकार होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ये कुछ सरफेस टेंशन रिलेटेड थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, देखो H जो हाइट जो होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हाइट देखो यहाँ से प्रोपोर्शनल किसके निकालेंगे, सिग्मा, मतलब सरफेस टेंशन ही निकलेगा। ठीक है, तो ये लिख लेना आपको, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ये हो गया। एंड हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है भाई, रो के होती है। ठीक है, अब रो क्या होता है भाई, रो होती है यहाँ पे डेंसिटी होती है। तो रो इजकल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ये इसका यूनिट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डेंसिटी का हम बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर की बात करें हम, सी वाटर मतलब समुद्री वाटर की बात करें तो 1020 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सारे नोट्स लिख लेने हैं, आपको बना लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी और क्या पॉइंट बन सकते हैं अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हाँ, डेंसिटी ऑफ, अगर ऑयल की बात करें, वो डेंसिटी ऑफ ऑयल जैसे होता नहीं पेट्रोल डीजल, तो 750 से लेके 800 तक यहाँ पे होती है, ठीक है। ये आप लिख लेना कॉपी में, ये चीज़ हो गई। बाकी ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैपिलरी एक्शन जो होती है, कैपिलरी एक्शन जो होती है वो किसके कारण होती है। अब कैपिलरी एक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं, अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं मानता हूं। कैपिलरी एक्शन में जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, ट्री, आपने देखो ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैं छोटा सा ट्री बना रहा हूं, ठीक है। ट्री बनाना तो नहीं आ रहा मुझ पे, लेकिन देखो मैं यहाँ पे रूट की बात करूंगा। रूट, रूट मतलब होती है जड़, पेड़ की जड़ होगी ना, पेड़ की। तो यहाँ पे मान लो जो पानी होगा, ठीक है, वाटर होगा यहाँ पे, वो कैसे जाएगा भाई, पानी जो जाएगा वो कैपिलरी एक्शन की तरफ जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। अभी कभी टॉवल लेना आप, टॉवल, ठीक है, टॉवल का कोर है ना वो भिगो देना आप, ठीक है, डिप कर देना वाटर में, तो वो क्या धीमे 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 स्लोली स्लोली वो पूरे टॉवल को गीला कर देगा, वेट कर देगा उसकी जो टॉवल को, ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन होती है। तो कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला था H = 4 सिग्मा cos थीटा रो जी डी होता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हाइट का पूछा जाता है फॉर्मूला सबसे ज्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, समझ में जहां तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने बता दिए। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन बनते हैं और रेन ड्रॉप से बनता है कि बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल किस कारण होती हैं, तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और रह गई है आपकी, मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या है, जैसे आप जो कैपिलरी एक्शन जो होगी वो ड्यू टू किसके होगी, कैपिलरी एक्शन जो होगी, कैपिलरी एक्शन आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू किसके कारण होगी भाई, पहला पॉइंट था सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। दूसरा क्या था, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और तीसरा था एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, ठीक है। अब मुझे हिंदी में पता नहीं, किसी को आसंजन बल बोलते हैं, किसी को ससंजन बोलते हैं। आई थिंक एडेसिव को आसंजन बल बोलेंगे, ठीक है, आसंजन बल। और ये हो गया ससंजन बल, ससंजन ऐसी करके कुछ होता है, हिंदी में मुझे याद नहीं है, ठीक है, हिंदी वाले देख लेना। तो सरफेस टेंशन को तो मैंने क्लियर कर रखा है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, कोई बर्तन है, ठीक है, मान लो कि कोई बर्तन, मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सिंपली पानी भरा है बर्तन में, ये मॉलिक्यूल हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे चीजें को समझना, देखो मैं मॉलिक्यूल अलग पेन से बना रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल 1 है, ये वाटर का मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 होगा। ये जो बीकर जो बना है, बर्तन जो बना है, इसका मॉलिक्यूल अलग होगा, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूल होगा, तो इसका जो बर्तन बना है इसका 3 में मान ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जैसे अब कोई सॉलिड चीज बनी है, ठीक है, कोई भी बर्तन बना है स्टील का बना है, तो इसका भी तो कोई मॉलिक्यूल होगा। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम टाइप मॉलिक्यूल में हो, जैसे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिख दे रहा हूं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ATT, सेम टाइप मॉलिक्यूल, सेम टाइप मॉलिक्यूल, स्पेलिंग थोड़ी गलत अगर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम टाइप मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे मान लो 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं 1 और 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक है, COHESIV, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो हो गए एडेसिव फोर्स, कॉल्ड
एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। ठीक है, चीजें क्लियर होगी। अब कौन से भाई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 2 3, ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पे ले ले रहा हूं, जैसे 2,3 ये डिफरेंट टाइप के हो गए, या फिर 1,3 ये हो गए डिफरेंट। सेम टाइप के मॉलिक्यूल तो भाई एक एक पानी के अणु है ना, पानी के हैं, वाटर के, तो 1 2 हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर कोई से फोर्स से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी कर लोगे आप। सरफेस टेंशन से इतने क्वेश्चन आएंगे, 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एडेसिव फोर्स से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे, ठीक है। ये रिवीजन पॉइंट था, ये सारे मैं करा दे रहा हूँ आपको। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, एक्सप्लेन जो मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड इज यूजली मीजर्ड बाई मीन्स ऑफ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो किससे मेजरमेंट करते हैं? सामान्य द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व इनमें से किस द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, आर्द्रमापी, थर्मोमीटर, थर्मामीटर, पीजोमीटर, दाबोचतमापी, या फिर हाइड्रोमीटर, ठीक है। बताइए भाई क्या आंसर रह सकता है इसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर। अब इससे रिलेटेड देखो हाइग्रोमीटर किससे क्या मापते हैं, थर्मोमीटर क्या मापते हैं, पीजोमीटर क्या मापते हैं, सारे मैं आपको करा दे रहा हूँ एक बार में, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ का क्या है, पीडीएफ मिली या नहीं मिली कोई मतलब नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना मैं जब करा रहा हूँ तब, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे जो बात आ रही है वो क्या है, क्वेश्चन क्या था दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हाइड्रोमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सबसे पहले तो मैं बात करूं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। कोई भी चीज अगर रह जा रही है तो मुझे बता जरूर देना, वो क्लियर हो जाएगी अगली बार में, ठीक है, परेशान की बात नहीं है। इसका कोई यूनिट नहीं होता। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ये क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ मेजरमेंट वो करा दे रहा हूं, जैसे मान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट किससे करते हैं भाई? स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से हो गया। एंड उसके बाद देखो पीजोमीटर जो होता है, पूछा जाता है पीजोमीटर। तो पीजोमीटर जो होता है वो क्या मेजरमेंट करता है? मॉडरेट प्रेशर, ठीक है, मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट करता है। मॉडरेट प्रेशर क्या? मध्यम, जो मध्यम बल दाब होता है, ठीक है, मध्यम दाब, ठीक है, मध्यम दाब होगा। उसके बाद देखिए क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर पूछा जाता है, H/GRO, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या मेजरमेंट करता है बताइए? ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है हिंदी में, क्या होता है ह्यूमिडिटी? देखो ह्यूमिडिटी का मतलब देखो मैं बता दूं, जैसे एनवायरमेंटल है, उसमें क्या है आपकी अगर नमी है, ठीक है, नमी, ठीक है, हम नमी लिख दे रहे हैं भाई। जैसे मान लो कि जैसे कभी समुद्र वाले इलाके होते हैं ना, समुद्र इलाके जैसे तमिलनाडु है या फिर मुंबई है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी बताना सभी लोग, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन किससे मेजरमेंट करते हैं? एरोप्लेन आपने देखा होगा, जहाज होता है, उड़ता है, तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो किससे मेजरमेंट करते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, बताना जरूर। ये हम नेक्स्ट बार में क्लियर कर लेंगे, मैं लेकिन बता तो मैं दूंगा, मैं लेकिन आप बताना, वो तो मैं सब क्वेश्चन करा ही रहा हूं, ठीक है। चलो देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है जैसे एग्जामिनेशन में। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड एज, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो किससे मेजरमेंट करते हैं? गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर गेज प्रेशर या फिर अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो पी एब्सोल्यूट जो होता है वो क्या आंसर रहेगा? पी एब्सोल्यूट होता है वो होता है पी गेज प्लस पी एटीएम,
प्लस वाला होता है तो भाई क्या हो जाएगा, पी गेज प्लस एटीएम, गेज प्रेशर, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको मैं बता दे रहा हूँ पूरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके भी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो एक ही सिंपल ही क्वेश्चन है, पी एब्सोल्यूट जो होता है ना, पी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो पी गेज प्लस पी एटीएम। ठीक है, देखो गेज प्रेशर ये एक इक्वेशन होती है, इसको हमें याद करना है, पूरा याद कर लेना अभी। ठीक है, एटीएम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो वातावरण में जो अपना एनवायरमेंटल को जो प्रेशर होता है एटीएम प्रेशर, और गेज प्रेशर जो हम गेज से नापते हैं। ठीक है, इन दोनों का योग होता है ना, सम होता है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ये चीज हो गई। लेकिन कभी कभी वो पूछ कैसे लेता है, वो इक्वेशन में ये दे देता है कि पी आपको बताना है पी एटीएम कि पी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय वाला जो प्रेशर होता है किसके बराबर होता है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये हमको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन है वो हमको याद रखनी है। अब कैसे निकालेंगे, पी गेज, इसको उठाएंगे, ये वाला माइनस कर देंगे इधर, तो पी एब्सोल्यूट। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस वाला भी सबसे ज्यादा पूछने लगा है भाई, ध्यान रखना है इसको, ये माइनस वाला पूछने लगा है। ठीक है, कभी आप गलती कराते हो, जल्दी से लगाया तो भाई एक नंबर तुम्हारा कट जाएगा, तो ध्यान रखना, ये वाला इक्वेशन हम हमेशा याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल रोज डेली कराया करूँगा। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल भी साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे। ए प्रेशर 25 mm ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, पानी का 25 मीटर ऊंचाई पर दाब निम्न में से किसके बराबर होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपका प्रेशर 25 मीटर दे रखा है। ठीक है, हाइट बराबर आपको दे रखी है 25। ठीक है, और आपको पी निकलवा रहा है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कह रहा है 25 मीटर हेड दे रखा है। हेड का मतलब आप समझिए पहले, क्योंकि किसी को पता नहीं है हेड का मतलब क्या हो गया। हेड का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपके पास टैंक है एक बहुत बड़ा। ठीक है, ये टैंक है, टैंक बना लें, इसमें टैंक में पानी भर ले रहे हैं, टैंक में कोई लिक्विड भरा है, पेट्रोल डीजल जो भी भरा है। ठीक है, अब जितनी ऊंचाई तक भरा है इसको हम हेड बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम हेड बोलेंगे। ठीक है, जितनी हाइट तक ये भरा है ना, जितना हाइट तक ये फुल टैंक है उतना ही बोलेंगे हम हेड। ठीक है, इसका हेड होगा। जैसे मान लो हेड, जैसे मान लो इतना हो गया 50 मीटर, तो कभी कभी दे देता है हेड इक्वल टू 50 मीटर, ये हो गया। तो यहाँ पे जो आपका जो हेड दे रखा है क्वेश्चन में, वो 25 मीटर दे रखा है। ठीक है, 25 मीटर दे रखा है, और आपको क्या पूछ रहा है, वो प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, ये इसकी तली पे जो होगा ना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, पी, तो हेड में क्या, हेड तो आपको 25 दे रखा है। ठीक है, प्रेशर पूछ रहा है, और इसकी वाटर की जो डेंसिटी होगी, हम वाटर मान के चलते हैं, जब हमारा कुछ भी दे नहीं रखा होगा तो वाटर मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा डेंसिटी हो गया। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक वाटर की तली पे, मतलब सरफेस पे जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है भाई, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर रो जी एच। ठीक है, यही होता है। तो पी, रो कितना हो गया भाई 1000, जी कितना होगा 9.81। ठीक है, और एच हमारा दे रखा है 25। अब देखो ये पॉइंट जब हटाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 10 × 981 × 25, इसका आप गुणा करोगे तो गुणा, देखो दिक्कत खैर कोई नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9810 हो जाएगा। इससे आप गुणा कर दोगे, ये 25 का गुणा आप कर सकते हो। ठीक, कर लो भाई अगर करना चाहें तो। 981025, ये 0 हो गया, 5 8 5 40 0 4 और 9 5 45 49। ठीक है, ये हो गया, ये 0 2 6 हासिल 1 9 3 18 19 0 5 2 9 6 15 5 1 9 4 13 14 4 1। ठीक, 24 525। ठीक है, 24 52 50, ये हो गया। तो क्या आएगा 24 52 50, ये हमारा किस में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर। अब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, किलो न्यूटन में दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे 1000 का इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब 1000 का भाग दे देंगे भाई इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा 24, ठीक है। 1000 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 0.25। तो ये हमारा आया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। इतना ही आंसर आया 245.25, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है तुम्हारा 245 ही आ रहा है कुल मिला के, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टू अवॉइड कैविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडियन ऑयल में और रिफाइनरी में भी आता है, पाइपलाइन डिवीजन में भी आता है, सब में आता है ये क्वेश्चन। तो कैविटेशन जो होती है इसको हम समझेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों होती है और मतलब किसके कारण होती है। सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कैविटेशन को रोकने के लिए सक्शन प्रेशर शुड बी हाई करना चाहिए, सक्शन प्रेशर शुड बी लो करना चाहिए, सक्शन प्रेशर शुड बी लो, डिलीवरी प्रेशर और डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई। क्या आंसर रहेगा इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई करेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। अब इसको समझेंगे भाई, कैविटेशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। और इसको रोकने के लिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो भी आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और इससे कैविटेशन से क्या क्या हो जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका, क्या आंसर था इसका, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। सबसे पहले कैविटेशन को समझते हैं, कैविटेशन जो आता है, ठीक है, उसको समझते हैं। कैविटेशन जो आता है उसको समझते हैं, कैविटेशन होता क्या है एक्चुअली में, वो थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। कैविटेशन सबसे पहले क्या है, देखो पंप बनाता हूं मैं, सिंपली आप समझिए थोड़ा सा। इस तरीके का बन गया, ठीक है। देखो समय लगता है थोड़ा चीज़ों को समझने में, एक बार क्लियर हो जाएंगी चीज़ जल्दी जल्दी, फिर कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो ये क्या होता है भाई, ये यहाँ पे क्या होता है आपका स्टेनर लगा होता है, स्टेनर, ये स्टेनर है, ठीक है। ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप, पंप, ये पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सक्शन पाइप बनाया, ये डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप हो गया, ठीक है। अब हमारा जो वाटर लेवल है वो ये वाला है, वाटर यहाँ पे मान लो वाटर यहाँ तक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इस पंप को हम रनिंग करेंगे, जैसे चलाते हैं तो पाइप, सक्शन क्या है, सक्शन का मतलब वो सक कर रहा है, खींच रहा है यहाँ से पानी। जब पानी खींचेगा यहाँ से मान लो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से छनके और ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है भाई कि पानी जो है वो जब हमारा जो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो कैविटेशन जो होती है वो सबसे पहले कि किसके कारण होती है वो देख लो पहले, ड्यू टू लो वेपर प्रेशर के कारण, ठीक है। लो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये समझ लो पहले कि जो सक्शन कैविटेशन जो होती है वो ड्यू टू लो वेपर प्रेशर के कारण होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि पानी शक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसका जो प्रेशर है ना, जो एक्चुअल में जो प्रेशर है वो अगर तुम्हारा ज़्यादा कम है, लो वेपर प्रेशर का मतलब हो गया ज़्यादा कम है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये पानी है ना वो चढ़ेगा नहीं, ठीक है, बबल्स फॉर्मेशन होंगे उसमें, क्या होगा, बबल्स फॉर्मेशन होंगे। भाई यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बबल्स फॉर्मेशन होंगे, मैं दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से शक तो होगा पानी, ठीक है, मगर लेकिन ये बबल्स फॉर्मेशन होंगे यहाँ पे इस तरीके से, चीज़ें समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, मैं समझाने की कोशिश तो करता हूँ आपको, मगर लेकिन आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे बस। तो यहाँ पे क्या है, ये बबल्स फॉर्मेशन है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, इससे टकराएंगे, ठीक है। ये क्या होती है, आई होती है, आई ऑफ इम्पेलर, ये पूरा इम्पेलर होता है। और ये जो वो होते हैं
क्या बोलते हैं इनको, बेंट बैकवर्ड होते हैं, ठीक है, बेंट बैकवर्ड। ये पूछा जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो ब्लेड होते हैं वो बेंट कैसे होते हैं, बेंट बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। इससे क्या इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो समझो है क्या कैविटेशन, कैविटेशन का मतलब ये हो गया, ये बबल फॉर्मेशन जब जनरेट हो रहे हैं लो वेपर प्रेशर के कारण, यहाँ पे वेपर प्रेशर जो सक्शन जो हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो यहाँ पे बबल फॉर्मेशन चालू हो जाएंगे। और बबल फॉर्मेशन जब चालू होंगे तो अंदर जब बबल्स बनेंगे वो क्या करेंगे, फूटेंगे, ठीक है, कोलैप्स करेंगे, तो फूटेंगे, तो वहाँ पे क्या है, आवाज़ होगी, जैसे टकराएंगे ब्लेड से टकराएंगे सीधे जाके, या इसकी सरफेस से टकराएंगे, ठीक है। किससे टकराएंगे भाई, ये पाइप होता ना, ये पाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सरफेस से टकराएंगे यहाँ पे, तो सरफेस से टकरा के फूटेंगे, तो फूटेंगे क्या है, इसकी सरफेस को ना डैमेज कर देंगे, यहाँ पे डैमेज मतलब खराब कर देंगे, ठीक है, खराब कर देंगे, तो ये क्या है, इसके ब्लेड को भी खराब कर देंगे। तो बस यही प्रोसेस जो होता है वही कैविटेशन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और कोशिश करना समझने की, मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको समझा सकूं। वैसे मैं बहुत बार इसको बताया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे फिर दोबारा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन पॉइंट में चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर स्पेशली पढ़ना है इसको कैविटेशन को तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, बिल्कुल बढ़िया 3D में बना के अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। तो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉइंट क्या है, इसको अवॉइड कैसे करें, ड्यू टू लो वेपर प्रेशर के कारण जो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर करेंगे, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर शुड बी हाई, ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रेशर शुड बी हाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखो क्या लिखते हैं, रनर इम्पेलर टू इंक्रीज यहां पे देखो, टू इंक्रीज NPSH, ठीक है। हम NPSH को बढ़ा के कर सकते हैं। NPSH का मतलब होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, ये भी सिंपली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, कैविटेशन क्लियर हो गया होगा जहाँ तक समझ में, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, फिर उसके बाद देख लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन ब्लो इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें से आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी होगी, वॉल्यूम हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर हो जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा। तो अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और इसका भी कोई ट्रिक बना देंगे हम जिससे याद हो जाए ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कोई ट्रिक ही बना देंगे कोई, तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, समझ में आ गया होगा जहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बस जल्दी जल्दी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ये इंटेंसिव से आप ये समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इस तरीके से लिख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये डिपेंड होगी, डिपेंड ऑफ मास। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है।
दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मास हो गया, एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, मास एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, के ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एंट्रोपी भी हो जाएगी, एंट्रोपी, एंट्रोपी डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे एंथैल्पी भी हो जाएगी, ठीक है, एंथैल्पी बराबर एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पी भी होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो गुणनफल होता है वो एंथैल्पी कहलाता है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगा, डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद विस्कोसिटी हो जाएगी। ये अपने नोट्स बनाते रहना, मतलब कहने का मतलब रफली नोट्स बना के आप याद कर सकते हो। 1 महीने का टारगेट लिया है मैंने, आपको क्लियर करा दूंगा सारी चीज़ें, बस आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। क्लास ही देख के जाना तो भी हो जाएगा। विस्कोसिटी हो गया। एंड स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक आ जाए, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी कॉमा स्पेसिफिक एंट्रोपी। देखो वैसे तो एंट्रोपी इसमें भी है, एंथैल्पी इसमें भी है, लेकिन अगर स्पेसिफिक करके आ जाए, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी या स्पेसिफिक करके कुछ भी आ जाए तो हमेशा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको याद करना, इसकी कोई ट्रिक बनाते हैं हम जैसे याद हो जाए, बाकी हम इसको डीपली पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ रिवीजन पॉइंट चल रहे हैं तो देख लीजिए बस। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट देखो क्या होगी, केल्विन। केल्विन इज द करेक्ट आंसर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर स्केल से बनते हैं क्वेश्चन तो वो भी हम क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना भाई, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। बहुत उम्मीद रहती है आप सभी लोगों से, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर स्केल देखो, टेम्परेचर स्केल जो होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। टेम्परेचर स्केल तो यहाँ पे तुमको पता होगा, एक तो सेल्सियस होता है, ठीक है, एक केल्विन होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। पहले फ़ारेनहाइट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर केल्विन होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो एक रिलेशन होता है इसमें, वो ध्यान रख लेना, C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5। तो ये आपको रिलेशन याद करना है। इससे क्या होगा, जब आपकी वैल्यू अगर सेंटीग्रेड में दे रखी होगी तो आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में दे रखी हो तो केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में दे रखी हो तो केल्विन में कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं कुल मिला के। तो आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, वो देखिए आपको, जैसे टेम्परेचर जो मैं दे रहा हूँ, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूँ, कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है, इसमें एफ में चेंज करना है ये, और केल्विन में भी आपको बताना है, केल्विन में कितना होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे भाई, आप सेंटीग्रेड को रखोगे 37/5 इजकल टू ये वाला इक्वेशन ले लोगे पहले, ये वाला, उसके बाद क्या ले लोगे, ये वाला, ये और ये, बस सॉल्व करके बताना, ठीक है। ये चीज़ हो जाएंगे। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस के लिए, कौन से आदर्श गैस के लिए व्यवहार हेतु इनमें से कौन सा नियम लागू होता है। बॉयल्स लॉ ये भी ठीक है, चार्ल्स लॉ भी होता है ये भी ठीक है, गेल्सक लॉ ये भी ठीक होता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ को हम समझ लेते हैं, चार्ल्स लॉ को समझ लेते हैं, गेल्सक लॉ को समझ लेते हैं, किस तरीके से इसका जो न्यूमेरिकल आता है या फिर फॉर्मूले किस तरीके से आते हैं वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया और गेल्सक लॉ हो गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन पक्का बनता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन,
पी वी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो बॉयल्स लॉ को हम देखते हैं। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, इसमें टेम्परेचर का कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर हटा दो उसको, ठीक है, तो पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट बचा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखोगे यहाँ पे, तो क्या ये क्या हो जाएगा इक्वेशन में, पी वी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखना है उसको हटा दो बस। ठीक है, तो टेम्परेचर इसको हटा दोगे तो पी वी इजकल टू कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पे दूसरा लॉ जो हो जाएगा वो चार्ल्स लॉ हो जाएगा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आप क्या करोगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, प्रेशर हटा दो तो V अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट बचेगा, V अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन होती है इसकी चार्ल्स लॉ की। तीसरा देखो, तीसरा आपका गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दोगे, P अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट बचेगा, P अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन आपको याद है अगर, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसको याद कर तो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहला नंबर टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स में, दूसरा प्रेशर में मतलब हो जाएगा चार्ल्स लॉ में, तीसरा हो जाएगा गे-लुसाक लॉ में, बस खत्म। यहाँ से आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। देखिए मुझे नहीं पता कितना बड़ा वीडियो बन रहा है, बस बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीट इन। 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वर्किंग साइकिल कैसे कंप्लीट करता है वो आपको बताना है। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, 3 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड 4 रिवॉल्यूशन। तो देखो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। अब मैं 2 स्ट्रोक, आपको 4 स्ट्रोक, ये आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, विथ फिगर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ए कनेक्टिंग रॉड। तो देखो मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं कि कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है, पिस्टन रिंग का मटेरियल क्या होता है। तो कनेक्टिंग रॉड का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, बताइए भाई, पता है किसी को? कनेक्टिंग रॉड का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, कास्ट आयरन। ठीक है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन का होता है। तो अब इसको डिस्कशन में देख लेते हैं कि सारे जो मटेरियल होते हैं इंजन के वो किस किस के धातु के बने होते हैं, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं थोड़ा सा चीज़ बता दूँ, 2 स्ट्रोक, ठीक है, और 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। छोटी सी डेफिनेशन देख लेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पिस्टन सिलेंडर वाला अरेंजमेंट पूरा बना दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। यहाँ पे ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन। ठीक है, ये क्रैंक है, क्रैंक, ये क्या है, क्रैंक पिन, क्रैंक पिन होता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो
ठीक है, अब देखो भाई, टू स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया? टू स्ट्रोक का मतलब हो गया कि पिस्टन है ना, ये TDC हो गया यहाँ पे। मान लो अगर इस तरह को ऐसे देखोगे, जैसे मान लो इसको इस तरीके से बनाया मैंने सिलेंडर को इस तरीके से, तो ये ऊपर वाली जो बॉटम होती है वो ऊपर वाली साइड होती है TDC बोलते हैं, नीचे वाली साइड तक यहाँ पे BDC बोलते हैं, पता होना चाहिए। टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, यहाँ तक अगर पिस्टन नीचे तक आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ कि पिस्टन जब TDC से BDC 2 बार चक्कर लगा रही है, ठीक है, जब 2 बार टू एंड फ्रो होगी तो ये 1 बार रिवॉल्यूशन होगा। क्रैंक क्या होगा? 1 बार, मतलब पिस्टन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पिस्टन 2 टाइम्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो एक इडियम्स है, मतलब इधर से उधर जा रही है, पिस्टन 2 बार इधर से उधर जा रही है, और क्रैंक है ना 1 रिवॉल्यूशन घूम रही है। क्रैंक 1 रिवॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे 2 स्ट्रोक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 स्ट्रोक का क्या मतलब हो गया? पिस्टन है 4 टाइम्स कर रही है टू एंड फ्रो, ठीक है, पिस्टन 4 टाइम्स टू एंड फ्रो, FRO, ठीक है। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर जा रही है, और रिवॉल्यूशन जो क्रैंक जो बना रहा है, क्रैंक रिवॉल्यूशन 2 टाइम्स, मतलब 2 बार ये क्रैंक है ना वो 2 बार घूम रहा है, ये 4 बार ये इधर उधर कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वैसे तो अब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें बताने के लिए मैं, लेकिन यहाँ तक इसको रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं भाई, आगे इसका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रेड पेन से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको देखे तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो पिस्टन पिन है, तो पिस्टन पिन के ऊपर ऐसे करके पिस्टन रिंग लगी होगी, पिस्टन रिंग, ठीक है। पिस्टन रिंग होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? मटेरियल बता दे रहा हूँ, कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन हो गया। सिलेंडर ब्लॉक होता है, यहाँ पे सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन, ठीक है। और क्या पूछा जाए भाई? सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, और यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक हो गया, पिस्टन रिंग भी हो गई, पिस्टन भी बनी होती है, पिस्टन जो है ना वो भी कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, कास्ट आयरन। तो ये ध्यान रखना, कुछ मटेरियल है। बाकी आपको एक क्वेश्चन और बताना है, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि लास्ट ये क्वेश्चन है, आई होप लास्ट ही है ना, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो क्रैंक है ना, क्रैंक, ये जो क्रैंक है, ये आपको दिख रही है, ये क्रैंक और ये कनेक्टिंग रॉड, ये कौन सी पिन से जोड़ते हैं इसको? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना, ठीक है। कौन सी पिन यहाँ पे यूज होती है, कौन सी पिन से इसको कनेक्ट करते हैं वो बताना, ठीक है। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को भाई सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगी है भाई इसको बताने में, ठीक है। मानता हूँ ये थोड़ा कंटेंट मैंने पेपर में लिखा है हिंट के लिए, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँच सके, कुल मिला के ये है, ठीक है। तो मैंने बताने में पूरी कोशिश करी है, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई है, गर्मी लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो 30 डेज़ का टारगेट रखा है, हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक ही चीज़ को क्लियर करेंगे, और जो चीज़ का रिवाइज हो गया है उसको और एक बार और कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, वो कमेंट बॉक्स में बताना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर क्या है कि इसकी PDF भी मैं दे दूँगा, ठीक है। PDF क्या है, इसका PDF में फ़ोटो खींच के और इसका दे दूंगा आपको, और क्या कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ ना, क्वेश्चन आंसर और PDF, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिप्लोमा वाले जो भी हैं, और नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो लिंक से, तो MRK स्टडी डालना, उसमें MRK स्टडी ऑफिशियल लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब मुझे पता है इसमें से आधे लोग भाग गए होंगे पहले से ही, क्योंकि मैं जब बताता हूँ ना चीज़ें, देखो तुम क्या चाह रहे हो मैं बताऊँ, तुम ये चाह रहे हो कि क्वेश्चन आंसर मिलता रहे, तो क्वेश्चन आंसर भाई बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं,
देख लो कहीं से भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर की किताब बहुत सारी पढ़ी है, देख सकते हो, ठीक है। मुझे तो मैं ऐसे करा रहा हूँ कुछ लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें, जैसे लोग नए नए हैं वो नहीं जानते हैं अभी। और एक चीज़ और है, आपको सुन लो, जो अप्रेंटिसशिप है ना 2020, 2021 और 2022, ये तीनों लोग ही 3 साल के अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रख लेना। उससे पुराने वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है NATS का वो 3 साल तक ही होता है, इससे पहले का नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है ना पूछ लिया करो बस आराम से। बाकी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं देखूंगा आप कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो नए लोग हैं वो कितने लोग सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो से मालूम पड़ जाएगा, वो देखता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।